गरीब नंद के ससुराल आई दो अमीर भाभियां। उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। रुचि शीशे में देखकर खुद को तैयार करते हुए गाना गुनगुना रही होती है कि तभी वहाँ रुचि की दोनों भाभी सोनम और हिमानी नाश्ता लेकर आ जाती हैं। ओहो, कौन आ गया है हमारी प्यारी ननद के दिल में? भाभी आप? और नहीं तो कौन? क्या कोई और आने वाला था क्या? भाभी आप ही ना? अच्छा जी, अब हमसे भी बातें छुपाई जाने लगी हैं। भाभी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये संजय कौन है? संजय कौन भाभी? मैं तो किसी संजय को नहीं जानती। वही संजय जिसका तुम्हें 10 बार कॉल आया। भाभी आपको कैसे पता? हमारी प्यारी नंद जी, आप शायद भूल गई थी कि आपने अपना फोन नीचे हॉल में ही रख दिया था। भाभी प्लीज माँ को मत बताना। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो बता दो, ये संजय है कौन? मैं और संजय एक ही कॉलेज में ही हैं। मैं संजय को काफी समय से पसंद करती थी और संजय ने भी कुछ महीने पहले ही मुझे प्रपोज किया था। जब से हम साथ में हैं, संजय मुझसे बहुत प्यार करता है और वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, संजय हमारी तरह अमीर नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इसी वजह से मैंने माँ और पापा को कुछ भी नहीं बताया। मिडिल क्लास फैमिली से है तो क्या हुआ, वो तुम्हें प्यार करता है और तुम्हें खुश भी रखेगा। तुम टेंशन मत लो, इस बारे में हम माँ जी और पिताजी से बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें संजय से मिलना है। सच्ची भाभी, अब आप माँ और पिताजी से बात करोगी? आप दोनों वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाभी हो। ये कहकर रुचि अपनी दोनों भाभियों के गले लग जाती है, जिसके बाद रुचि अपनी दोनों भाभियों को संजय से मिलवाती है। मैं आपकी फैमिली की तरह अमीर तो नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारा एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, उसी से ही मैं अपना और अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं रुचि को हमेशा खुश रखूंगा। हिमानी और सोनम को संजय बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो दोनों जाकर कैलाश और अनुराधा से बात करती हैं। बहू, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन क्या रुचि उसके साथ खुश रह पाएगी? रुचि को हमने बचपन से नाजों से पाला है, अगर वो रुचि को शादी के बाद खुश नहीं रख पाया तो? हाँ बहू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी को ऐशो आराम से रहने की आदत है, ना कि किसी परेशानी में रहने की। माँ जी, पिताजी, आप फिक्र मत करिए, हम खुद संजय से मिले हैं। संजय बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी रुचि का खुद से ज्यादा ध्यान रखेगा। हमारी रुचि शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। सोनम और हिमानी के कहने पर अनुराधा और कैलाश मान जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही महीनों में रुचि और संजय की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद संजय रुचि को बहुत खुश रखता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन ये खुशी रुचि के लिए ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं होती है। 11 बज गए हैं रात के और इनका कुछ भी अता पता नहीं है। फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गए। रुचि इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। रुचि जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है कि संजय शराब के नशे में खड़ा है और उसके हाथ में शराब की बोतल है। शराब पीने की वजह से संजय की आंखें लाल हो रखी थी और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। संजय, ये क्या, तुमने शराब पी है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। मैं क्या राजा हरिश्चंद्र हूँ, जो बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा। हाँ, चल अब हट मेरे रास्ते से। संजय, ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, लाओ ये शराब की बोतल मुझे दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? इतना कहकर संजय रुचि को धक्का दे देता है, जिस वजह से रुचि का सर पास में ही रखी टेबल से जा लगता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। संजय नशे की हालत में कमरे में चला जाता है और बेचारी रुचि ये सब देखकर रोती है। अब संजय का ये रोज का हो गया था कि वो शराब पीकर घर आए। रुचि उसे हमेशा शराब पीने से मना करती है, लेकिन संजय रुचि की एक नहीं सुनता और रुचि के ज्यादा बोलने पर वो रुचि की मार पिटाई करता है, जिससे रुचि अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। संजय शराब इतनी पीने लग गया था कि वो अब शराब के लिए अपनी दुकान और घर बेच देता है,
जिसके बाद वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। अब घर में पैसों की परेशानी शुरू हो जाती है। तुझे चखना लाने के लिए भेजा था और तू खाली हाथ आ गई। जा मेरे लिए चखना बना कर ला, शराब पीने में मजा नहीं आ रहा है। कहाँ से बना कर लाऊं तुम्हारे लिए ये सब? घर में राशन का एक दाना नहीं है और तुम्हें चखने की पड़ी हुई है। तुम्हारी शराब की वजह से हमारी दुकान घर बिक गया और हमारी भूखमरी जैसी हालत हो गई है। और तुम हो कि तुम्हारे हाथ से शराब छूट ही नहीं रही है। सुधर जाओ और ये शराब छोड़ दो। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन ये शराब नहीं। रुचि से अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब वो संजय के हाथ से शराब की बोतल छीनकर उसे फेंक देती है। ये देखकर संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो उस दिन रुचि को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे रुचि के पूरे बदन पर नील पड़ जाती है। अब रुचि की शादी को पूरे 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में रुचि एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी, जिसके चलते उसकी दोनों भाभियां उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती हैं। लेकिन घर पर ताला लगा देख आपस में बात करने लगती हैं। अरे ये रुचि के घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? लगता है ये लोग कहीं गए हैं। लेकिन कहाँ, मैं कब से रुचि का फोन ट्राई कर रही हूँ, इसका फोन ही नहीं लग रहा है। रुचि और संजय के घर के बाहर सोनम और हिमानी को खड़ा देख उनकी पड़ोसन आकर उनसे कहती है, अब यहाँ संजय और रुचि नहीं रहते, उन्होंने ये घर बेच दिया। वो अब पास ही के मोहल्ले में एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। उस औरत की बात सुनकर सोनम और हिमांशी काफी हैरान हो जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों उस औरत से पता लेकर रुचि और संजय के घर जाते हैं, जहां वो देखती है कि रुचि कैसे चूल्हे पर बैठकर खांसते हुए खाना बना रही है। रुचि की ऐसी हालत देख सोनम और हिमानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुचि, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी आप यहाँ, आपको यहाँ का पता किसने दिया? ये सब छोड़ो और ये तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अपनी भाभियों के पूछने पर रुचि सब कुछ बता देती है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें बताया नहीं, क्यों रुचि, क्यों? भाभी, शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। अगर मैं ये सब माँ और पापा को बताती तो वो मुझे ही दोष देते, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। रुचि, तुम पागल हो? हमने तुम्हें अपनी नंद से ज्यादा हमेशा अपनी बहन माना है। तुम हमें तो बता सकती थी। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें ऐसी हालत में रहने की और कोई जरूरत नहीं है। हम संजय से बात करते हैं। सोनम और हिमानी संजय के आने का इंतजार करते हैं। जब संजय आता है तो उसके हाथों में फिर से शराब की बोतल होती है और उसकी आंखें लाल होती हैं। ये सब देखकर सोनम और हिमानी उससे गुस्से में कहती हैं, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारी रुचि के साथ ये सब किया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हारा और रुचि का तलाक करा देंगे। उसके बाद रहना तुम अपनी जिंदगी भर शराब के साथ। आप ऐसा मत करिए, मैं शराब छोड़ दूंगा। आज के बाद कभी शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। आप मेरी रुचि को मुझसे अलग मत करिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। संजय को अपनी गलती का एहसास होता देख सोनम हिमानी उसे माफ कर देती हैं, जिसके बाद सोनम हिमानी रुचि को पैसे देकर उसकी पूरी तरह से मदद करती हैं और संजय को एक नया काम शुरू करवाती हैं। अब संजय धीरे धीरे सुधरता है और पहले की तरह रुचि के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दो शहरी और 2 गांव की सांवली गर्भवती बहू। चंपा, गजरी, सारी तैयारियां हो गई क्या बहू के आने की? बहुएं अभी आते ही होंगी। माँ जी काहे इतना परेशान हो रही हो? सारी तैयारियां समय से हो गई हैं, अब तो बस बहुओं के आने का इंतजार है। भगवती और भगवती की दोनों बहुएं चंपा और गजरी बहुत ही खुश होती हैं। भगवती ने अपने दोनों बड़े बेटे मोहित और आकाश की शादी गांव की रहने वाली गजरी और चंपा से करवाई थी, लेकिन वहीं अपने दोनों छोटे बेटे सुमित और राज की शादी भगवती शहर की रहने वाली तनीषा और अलीशा से करवाती है। भगवती और चंपा गजरी बड़े ही प्यार से तनीषा और अलीशा का स्वागत करते हैं। दुल्हनिया, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। व्हाट? दुल्हनिया? व्हाट क्या? ओह माय गॉड, व्हाट नहीं व्हाट? ये क्या होवत है? तुम दोनों को इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है कि तुम्हें व्हाट का मतलब पता हो? हम तो देसी हैं, हमें ये शहर की अंग्रेजी ना आवत है। हम तो अपनी देसी भाषा में ही बहुत खुश हैं।
ओह नो, ये हमारी कैसे घर में शादी कर दी है। देखो तो जरा, इन्होंने साड़ी भी बिल्कुल गांव की औरतों की तरह पहनी है और इनके पेट देखो इतने मोटे से हैं। शहर की दुल्हनिया, हमारे पेट कोई मोटे वोटे नहीं हैं, हम दोनों तो पेट से हैं। कुछ ही महीना में हमारे घर के आंगन में हमारा लल्ला खेलेगा। लल्ला क्या होता है? बच्चे को हम लल्ला कहते हैं। अलीशा, लग रहा है कि अगर हम यहाँ कुछ दिन और रहे तो हम लोग इन देहाती गांव वालों की तरह बन जाएंगे। इनके कपड़े पहनने का सेंस तो देखो कितना बेकार है, और इनकी लैंग्वेज तो OMG, मुंह खोलते ही गांव और देहातियों की बदबू आती है। मैं तो यहाँ कुछ दिन ही सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। यू आर राइट तनीषा। मेरी नई नवेली दुल्हनिया, अब दोनों क्या बात ही करती रहोगी या कलश गिराकर अंदर भी आओगी? भगवती के कहने पर अलीशा और तनीषा मुंह बनाते हुए कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अलीशा और तनीषा दोनों ही शहर की मॉडर्न लड़कियां होती हैं, जिन्हें मॉडर्न लाइफ ही जीनी पसंद थी। गांव में रहने के तौर तरीके दोनों को ही नहीं पता होते, इसलिए दोनों ही अपनी गांव की जेठानी को नापसंद करती हैं और उनके गांव के होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने देते हैं। छी, ये क्या खा रही हो तुम दोनों? देसी घी है, माँ जी ने इसे हमारे लिए निकाला है। कहते हैं हलवे में देसी घी डाल कर खाने से बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और गोरा चिट्टा पैदा होता है। इतना घी कौन खाता है? अरे इसमें तो पूरे होटल का खाना बन सकता है। तुम लोगों को क्या अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जो इतना घी खा रही हो? इससे तुम्हारा फिगर खराब हो सकता है। फिगर क्या? ये क्या होता है? अलीशा, तुम किन गांव की गवारों के सामने फिगर मेंटेन करने की बात कर रही हो? इन्हें तो फिगर का F भी नहीं पता होगा। अरे ओ शहरी बहुरिया, हमारे सामने ना ज्यादा लपड़ चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कान के नीचे लगा दिया ना, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हमें तो समझ नहीं आता तुम शहर के लोगों को हम गांव के लोगों से परेशानी क्या है। एक तो तुम्हारे शहर में प्रदूषण इतना है कि इंसान खुलकर सांस भी नहीं ले सकता। शुद्ध हवा खाने के लिए तुम हमारे गांव आते हो और हमारे ही गांव की बुराई करते हो। शर्म नहीं आवत है तुम लोगों को? छोड़ चंपा, ये वही लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तू हलवा खा, इनके चक्कर में हम अपना हलवा क्यों ठंडा करें? चंपा और गजरी का ऐसा जवाब सुनकर तनीषा और अलीशा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। तनीषा अलीशा की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था, लेकिन इन दोनों ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। गर्भवती होने पर भी चंपा और गजरी ही दोनों घर के काम किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अलीशा और तनीषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। दोनों ही जाकर ये खुशखबरी घर वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है। अब तो मेरे आंगन में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 लल्ला लल्ली खेलेंगे। तनीषा, अलीशा, आज के बाद तुम दोनों अपना खास ध्यान रखोगी। बाहर की उल्टी सीधी चीजें आज के बाद बंद। सिर्फ घर का खाना खाओगी, वो भी देसी घी में बना हुआ, समझी? भगवती के सामने तो तनीषा और अलीशा हाँ कर देते हैं, लेकिन भगवती के जाते ही दोनों शहर की बहुएं ऑनलाइन पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद दोनों शहर की बहुएं आराम से बैठकर उन्हें खाती हैं कि तभी वहाँ चंपा और गजरी आ जाती हैं। माँ जी ने तुम दोनों को बाहर का खाने से मना करा था, लेकिन फिर भी तुम दोनों यहाँ बैठकर मजे से लपालप चीजें खाए रही हो। आखिरकार तुम दोनों को हम दोनों से प्रॉब्लम क्या है? अपने काम से क्यों नहीं काम रखती हो? हम चाहे कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, तुम्हें उससे क्या मतलब? लेकिन कम से कम अपने बच्चों की खातिर ही ये चीज बंद कर दो। तुम्हें पता भी है इन चीजों को खाने से तुम्हारे आने वाले बच्चों पर कितना गंदा असर पड़ेगा। ये खाना बंद करो। ये देखो, माँ जी ने तुम दोनों के लिए देसी घी के लड्डू बनाए हैं, इन्हें जल्दी से खा लो, ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। चंपा की बात सुनकर अलीशा गुस्से में चंपा के पास जाती है और लड्डू को छीनकर फेंक देती है। ये गंदे और वाहियात लड्डू ले जाओ यहाँ से। हमसे बिना पूछे हमारे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है, समझी? अलीशा तनीषा की बात सुनकर चंपा और गजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। समय बीतने के साथ साथ चंपा और गजरी देसी घी का खाना और सही चीज खाते हैं, लेकिन वहीं तनीषा, अलीशा हर रोज बाहर की चीजें खाते हैं। अपनी सास के समझाने पर भी अलीशा और तनीषा उसकी एक नहीं सुनती। समय बीतने के साथ साथ
चंपा और गजरी का 9वां महीना लग जाता है और 9वें महीने के लगने के बाद कुछ ही दिनों में चंपा और गजरी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डिलीवरी के बाद चंपा और गजरी दोनों को ही बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। चंपा और गजरी देसी तरीके से अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करती हैं। तनीषा और अलीशा का 7वां महीना शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों ही अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं, जिसे देखकर भगवती बहुत परेशान हो जाती है। अलीशा, तनीषा, तुम दोनों का 7वां महीना लग चुका है, लेकिन ना ही तो तुमने बाहर की चीजें खाना बंद करी हैं और ना ही अपने बिस्तर से उठती हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों के जन्म के समय तुम लोगों को काफी तकलीफ होगी। अभी भी समय है, अपनी आदतों पर रोक लगाओ। अफ़ो माँ जी, आप अपनी ये गांव की बातें अपने पास ही रखो। हमें आपकी इन फालतू बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हमें अपनी प्रेगनेंसी में क्या करना है क्या नहीं, ये हमें आपसे ज्यादा नॉलेज है, अंडरस्टैंड? लेकिन बहू, हमें एक बात बार बार रिपीट करने का कोई शौक नहीं है, ओके? अलीशा और तनीषा इतना बोल ही रही होती हैं कि तभी अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि दोनों से ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। ये सब देखकर सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन घर वालों को अपनी बहुओं की खबर नहीं मिलती। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर आता है तो देखिए, आपकी दोनों बहुएं तो फिलहाल ठीक हैं, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। उनकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस थे। अगर हम उनके बच्चों को बचाने जाते तो आपकी बहू की जान नहीं बच पाती। डॉक्टर की बात सुनकर सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ये बात अलीशा और तनीषा को पता चलती है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास और जेठानियों से माफी मांगती हैं। गजरी, हमें माफ कर दो। शहर से होने के घमंड में आकर हम लोगों ने तुम लोगों की जरा भी बात नहीं मानी। अगर हम तुम्हारी बात मान लेते तो आज हमारे बच्चे भी जिंदा होते। हमें माफ कर दो। हमारी गलतियों के कारण हमने हमारे बच्चों को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। जो हुआ उसे भूल जाओ, होने को कौन रोक सकता है। हमारे बच्चे भी तुम्हारे बच्चे ही हैं, तुम उन्हें भी माँ का प्यार दे सकती हो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, तुम दोनों दोबारा जल्दी माँ बनोगी। चंपा और गजरी की बात सुनकर तनीषा और अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोनों शहर की बहुएं सुधर जाती हैं और अपनी बहुओं के बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हैं। सॉरी बेबी, आने में लेट हो गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सॉरी वॉरी, अपना सॉरी अपने पास ही रखो। सॉरी बेबी, मैं आइंदा पक्का लेट नहीं आऊंगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, ये तो वही नेकलेस है जो मुझे उस मॉल में पसंद आया था, लेकिन तुमने ये कब लिया? ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी बीवी को कुछ पसंद आया हो और मैंने ना लिया हो? लेकिन ये तो काफी महंगा था। लेकिन तुमसे महंगा नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ कर ले आऊं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी हर खुशी को पूरा करूंगा। चाहूंगा बस तुम मेरा साथ हमेशा देना। रॉनी रूबी से बहुत प्यार करता था। रॉनी शहर के सबसे बड़े परिवार का इकलौता लड़का होता है। रॉनी के लिए रूमी का प्यार सच्चा था, लेकिन रूमी रॉनी को सिर्फ पैसे के लिए यूज कर रही होती है। जहां रॉनी रूमी से शादी करने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ रॉनी की माँ आस्था भी रॉनी की शादी के लिए लड़कियां देख रही थी। इसलिए वो पंडित जी से मिलने मंदिर जाती है, जहां वो देखती है कि ये लीजिए अम्मा। बेटी, तू हर महीने आकर हम गरीबों के लिए ये भंडारा करवाती है, जिससे हम गरीब पेट भर कर खाना खाते हैं। भगवान तेरा भला करे। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, खिलाने वाले हम नहीं बल्कि वो भगवान हैं। अनुष्का को गरीबों को खाना खिलाता देख और उसकी बातें सुन अनुष्का आस्था को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो अनुष्का के बारे में पंडित जी से बात करती है। पंडित जी, ये लड़की कौन है? जैसी मुझे मेरे बेटे के लिए पत्नी और अपने लिए बहू चाहिए थी, वैसी है ये लड़की। मैं तो इसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहूंगी। आस्था जी, इस लड़की का नाम अनुष्का है, बड़ी ही प्यारी बिटिया है, अपनी माँ की इकलौती बेटी और सर्वगुण संपन्न भी है। घर के सारे काम काज अच्छे से जानती है।
लेकिन एक छोटी सी समस्या है कि ये एक गरीब परिवार से है। तो क्या हुआ पंडित जी, अब तो अनुष्का ही मेरे घर की बहू बनेगी। इतना कहकर आस्था वापस अपने घर आ जाती है। रोनी के घर पर पहुंचते ही आस्था उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रोनी कहता है, माँ, आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी ऐसे कैसे किसी के साथ भी तय कर सकती हो? मैं आपकी मनपसंद लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और मैं उससे ही शादी करूंगा। कौन है वो लड़की? रूमी। क्या रूमी? मैंने तुझे कितनी बार कहा है उस लड़की से दूर रह। वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो सिर्फ तेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। माँ, आपको कोई हक नहीं है रूमी के बारे में ये सब कहने का। मैं शादी करूंगा तो रूमी से ही करूंगा, वरना किसी और से नहीं। अगर तूने रूमी से शादी कर ली तो तुझे इस जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा। भूल मत, तेरी शादी के बाद ही तुझे ये जायदाद मिलेगी। आस्था की बात सुनकर रोनी परेशान हो जाता है। वो ये सारी बात जाकर रूमी को बताता है। रोनी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ से सारी दौलत निकल जाएगी। रूमी, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुम्हारे साथ 2 सूखी रोटी खाकर भी जिंदगी गुजार लूंगा। तुम तो गुजार लोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? रोनी, लेकिन तुम खुद ही सोचो, उस जायदाद पर तुम्हारा हक है, ना कि किसी और का। तुम एक काम करो, तुम उस लड़की से शादी करो। शादी करने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद तुम उसे डिवोर्स दे देना। रोनी रूमी के प्यार में अंधा होकर शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही हफ्तों में रोनी और अनुष्का की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आस्था सारी जायदाद रोनी के नाम कर देती है और शादी के अगले दिन होते ही रोनी डाइवोर्स पेपर ले जाकर अनुष्का को दे देता है। ये क्या है? खुद ही देख लो, ये डिवोर्स के पेपर हैं। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी जल्दी से साइन कर दो और ये शादी यहीं खत्म करो। लेकिन आप मुझे डाइवोर्स क्यों दे रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने शादी डिवोर्स लेने के लिए की थी। अनुष्का, मैं तुमसे नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करता तो मेरी माँ ये जायदाद मेरे नाम कभी भी नहीं करती, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तू पागल हो गया है? ये तू क्या कर रहा है? तूने एक बार भी सोचा कि अगर तू अनुष्का को तलाक दे देगा तो उसका क्या होगा? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अनुष्का अभी जवान है, वो दूसरी शादी करके अपना घर बसा सकती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम तो मेरी परवरिश में थी जो मैंने तुझे अच्छी नहीं दी, जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। अनुष्का की तुझसे शादी करवाकर मैंने अनुष्का की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो तू रह इस प्रॉपर्टी में, लेकिन अपनी माँ के बिना। अनुष्का बहू, साइन कर दे इस डाइवोर्स पेपर पर, ये तेरे लायक नहीं है। आस्था के कहने पर अनुष्का रोते हुए डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, जिसके बाद अनुष्का और आस्था घर छोड़कर चले जाते हैं और एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अनुष्का अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब करना शुरू कर देती है। अनुष्का का सपना बचपन से ही सीए बनने का होता है, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। लेकिन अब अपनी सास की सपोर्ट की वजह से वो अपना सपना पूरा करती है और जॉब के साथ साथ मन लगाकर खूब पढ़ाई भी करती है, जिसमें आस्था उसका खूब साथ देती है। वहीं दूसरी तरफ रोनी और रूमी एक साथ रहते हैं। रोनी रूमी से अक्सर शादी के लिए कहता था, लेकिन रूमी हमेशा शादी करने से मना कर देती। रूमी, प्रॉब्लम क्या है शादी करने में? मुझे बस अभी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। रोनी और रूमी की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए थी, लेकिन तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ गए हो। क्या तुम्हें मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार था? इसका मतलब माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहती हो। अरे मैं ही पागल था जो तुम्हारे लिए अपनी माँ अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो ये लो पैसे, ये सारे पैसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। रूमी उन सारे पैसों को उठाती है और वहां से चली जाती है, जिसे देखकर रोनी को बहुत दुख होता है। अब रोनी अपने इतने बड़े घर में सिर्फ अकेला रह गया था। रोनी अपनी माँ और पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। जहाँ एक तरफ रोनी की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और वो अकेला रह गया था, वहीं दूसरी तरफ अनुष्का की मेहनत रंग लाती है। अनुष्का बहुत अच्छे नंबर से अपने एग्जाम को क्लियर करती है और एक सीए बन जाती है। सीए बनने के बाद अनुष्का और आस्था की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है।
और ऐसे ही समय बीतता है। एक इंटरव्यू के दौरान अनुष्का को टीवी पर दिखाया जाता है। टीवी पर आने की वजह से रोनी अनुष्का को देख लेता है, जिससे उसे अनुष्का के घर का पता चल जाता है। जिसके बाद रोनी फौरन अनुष्का के घर के लिए निकल जाता है। रोनी, आप यहाँ? वो भी ऐसे अचानक? अनुष्का मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया। प्रॉपर्टी और प्यार के धोखे में मैंने तुम्हें और अपनी माँ को खो दिया। जिस लड़की के लिए मैंने तुम लोगों को छोड़ा था, वो लड़की सिर्फ पैसों के लिए ही मेरे साथ थी। वो लड़की मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती थी। आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। रोनी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर अनुष्का और आस्था रोनी को माफ कर देती हैं। जिसके बाद रोनी और अनुष्का दोबारा शादी करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।